Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. My name is Sandhya and today in this video I am going to talk about Air Force Phase 2 जिसमें जो जीडी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपने एयर फोर्स का फेज़ 1 क्लियर करा होगा, उसके बाद फेज़ 2 आता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में कई सारे टॉपिक होते हैं हमारे पास, उसमें कन्फ्यूजन रहता है कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करे कौन सा नहीं करे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये मस्ट है जो आपको करना ही चाहिए। तो हम बात करते हैं। देखिए, पहला है G20। तो G20 में आपको देखना है कि G20 मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने क्या क्या अचीवमेंट्स है। उसके बाद एक टॉपिक होता है हमारा इंडिया @75, मतलब इंडिया के जो 75 ईयर्स जो हो गए इंडिपेंडेंस के, उसमें इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है हमें। फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। जैसे कि हम देख रहे हैं जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो यूथ पे, सोसाइटी पे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें पहले वुमेन को बहुत छोटा समझा जाता था, मतलब वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर के अंदर रखा जाता था। तो धीरे धीरे किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, मतलब वुमेन आज हम देखो डिफेंस में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, इंजीनियरिंग के फील्ड में देख लीजिए, डॉक्टर, हर फील्ड में वुमेन आज काम कर रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से हो रहा है, और अभी भी कोई से एरिया ऐसे है जहाँ पे अभी भी वुमेन को इतनी आज़ादी नहीं है, तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना ज़रूरी है। वो भी ग्रुप डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज। अभी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट पे इफेक्ट हो रहा है। आपको पता है COP26 हुआ, मतलब COP26, 27, 28, ऐसे UNFCCC बनाया गया, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स हुए जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमें उनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो हमें क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, इसरो ने कौन कौन से मिशंस लॉन्च किए हैं। जैसे हमें बात करनी है, हमारा चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स है, एक्सपोसेट है, ऐसे कई सारे अचीवमेंट है जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में आते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, कहाँ पे, मतलब किस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है, क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है यहाँ पे, मतलब पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कितना है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, और प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और कितनी हेल्थ, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे यहाँ की हेल्थ पे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि हमें सबको पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल तो हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। आप कोई सा भी ऐप देख लीजिए, इवन गूगल में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपका व्हाट्सएप में वहाँ AI होता है, स्नैपचैट में AI होता है, इंस्टाग्राम में होता है, मतलब हर जगह आजकल AI का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें इम्पैक्ट देखना है इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमें दोनों के बारे में बात करनी है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री, जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, मतलब कितना फ़ायदा कर रही है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी के लिए। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स की हम बात करते हैं, तो उनमें इंडिया ने कितना अचीव किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या लोगों ने कितना अचीव किए हैं गोल्स, और क्या करना बाकी है, हमारे इंडिया ने कितने अचीव किए हैं, और कौन कौन सी जगह पे वर्क करना बाकी है, उसके बारे में हमें बात करना है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, मतलब पहले फॉरेन पॉलिसी क्या थी, अब फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हमारे, मतलब दूसरे नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस है, वो हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद UN इन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो मेन जो यूनाइटेड नेशन का पर्पस है वो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको क्या होना चाहिए, पीस रहनी चाहिए, मतलब पीस कीपिंग करने का उसका एक बड़ा काम है।
तो किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस कीपिंग करने में हेल्पफुल रहा है। अगर ये इतना ज़्यादा सक्षम है तो फिर युद्ध क्यों हो रहे हैं? हम देखते हैं रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इजराइल ईरान में हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है, मतलब कई जगह युद्ध हो रहे हैं। तो मतलब कितना एफिशिएंट रहा यूनाइटेड नेशन सब जगह पीस कीपिंग करने में। उसके बाद स्मार्टफोन्स इन स्कूल, तो हमें बताना है कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर हम स्मार्टफोन को स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए अगर बैन करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं सारे ग्रुप डिस्कशन के लिए। आपको इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स देखना है कि मतलब क्या क्या इनके अच्छे मतलब एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। जैसे आपको पता है कि कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। मतलब उसके पहले था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि सबको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पता होता। मतलब सबके पास, जैसे ही कोविड आया उसके बाद क्या हुआ कि हर बच्चे के पास मोबाइल आ गया, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, पेरेंट्स को दिलाना ही पड़ा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑफलाइन एजुकेशन के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन कम बेनिफिशियल है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, हर जगह क्रिप्टो करेंसी। कुछ कंट्री तो इसको ऑफिशियल मतलब लेजिटिमेट करेंसी मानती है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न बन गया है। मतलब जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि उससे साइबर क्राइम की वजह से क्या क्या इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए और क्या लेने चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हम टेक्नोलॉजी की हर जगह बात करते हैं, हर फील्ड में बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्पफुल है। अब देख लीजिए आज के टाइम पे, मतलब अगर हम पिछले समय से अगर कंपेयर करें तो पहले क्या हुआ करता था, बैलगाड़ी से लोग खेती करते थे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे पानी के लिए, मतलब पानी अगर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो उसके ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, एग्रीकल्चर का जो काम है वो बहुत आसान बन गया। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। उसके बाद इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है। हमें पता है हमारे यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है, मतलब अराउंड 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन फिर भी हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो उसका क्या रीज़न है, मतलब हमारा एग्रीकल्चर इतना पीछे क्यों रह रहा है। तो उसके इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद अर्बनाइजेशन वर्सेस रूरल डेवलपमेंट, मतलब अभी क्या होता है कि लोग रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। कहीं जॉब की वजह से हो सकता है, पढ़ाई की वजह से हो सकता है, इसके कई कारण हैं। तो हमें दोनों का कंपैरिजन देखना है कि कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कौन से लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से लोग ज़्यादा हेल्दी है। तो हमें उन दोनों का कंपेरिजन देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब एनर्जी अगर हम अभी बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, कई गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, कार्बन एमिशन होता है। और एनर्जी के सिक्योरिटी मतलब उसके लिए इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, तो कहाँ तक सक्सेसफुल रहे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद करप्शन हमारे इंडिया की मतलब जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, करप्शन किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हमें पता करना है, मतलब डिस्कस करना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है हमारी कंट्री में और क्या क्या मेजर्स रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए, क्या लोग मतलब किस फील्ड में ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। उसके बाद कैशलेस सिस्टम, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल हर कोई को पेमेंट करना होता है, सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसे कई सारे ऐप है, या फिर कार्ड से पेमेंट करेंगे, बड़े बड़े पेमेंट है। तो कैशलेस सिस्टम जो बन गया है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और कौन कौन सी कंट्रियों में ये कैशलेस सिस्टम हो गया है। उसके बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि हमें फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े, हमें ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारी कंट्री में ही चीज़ें बनाई जाए। उसके लिए मेक इन इंडिया बनाया था। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हुए वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन जो एक स्कीम लाई गई थी, जो कि पहले भी थी हमारी कंट्री में और अभी वापस से लाने की बात चल रही है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस है, ये डिस्कस करना है। उसके बाद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि रिजर्वेशन दिया जाता है कास्ट बेस्ड बेसिस पे दिया जाता है, हमारे यहाँ SC ST को दिया जाता है, OBC को दिया जाता है, जनरल को नहीं दिया जाता है। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से स्टेट में लाया गया, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब बाहर की कंट्री जो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमारी कंट्री में। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आपको पता है पहले भी कई बार एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और क्या चैलेंजेस है जिनकी वजह से अभी ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी आने के बाद हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया गया। मतलब कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा के प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया। तो प्राइवेट सेक्टर कितना हेल्पफुल रहा हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो यूथ है, हमारी कंट्री में एजुकेशन लेके यहाँ से पढ़ाई करके कहीं और जाके जॉब कर रहा है। मतलब यहाँ पे या तो उसे हो सकता है फैसिलिटीज़ ना मिल पा रही हो, रिसोर्सेज की कमी हो, या इनकम की मतलब यहाँ पे कम हो, इसलिए बाहर जाके कर रहा है। तो ब्रेन ड्रेन के बारे में हमें डिस्कस करना है, इसके क्या नुकसान है हमारी कंट्री को। ठीक है, तो ये सारे हमने जीडी टॉपिक्स की बात करी जिनको बारे में डिस्कशन होना चाहिए, जो कि एयरफोर्स फेज़ 2 के जो डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, वहाँ पे टॉपिक्स काफ़ी बार मतलब डिस्कशन में यूज़ किए जाते हैं और आपको भी इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं संध्या पाटीदार, मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि हम इस टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सा पॉइंट हम बोल सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है कि कोई से पॉइंट छूट जाता है। तो आई विल हेल्प यू इन दिस। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।